दोस्तों, हम जो है 1857 की क्रांति का पाठ तीसरा थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। पिछले दो पार्ट में हमने पहले पार्ट में हमने कारणों को जाना कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, तात्कालीन कारण। उसके बाद सेकंड पार्ट में 1857 की क्रांति में किन किन नेताओं ने पार्ट लिया, कौन कौन से जगह थे जहां पे वो क्रांति हुई और उसे किस तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों ने खत्म किया। वो सभी को हमने सेकंड पार्ट में देखा। थर्ड पार्ट में है जो है तीसरे पार्ट में आउटकम, फेलुअर और उसके बाद कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सभी को इसमें कवर करेंगे। अठारह के आउटकम की बात की जाए तो इस क्रांति 1857 की क्रांति को कंट्रोल करने में कुल मिलाकर के काफी टाइम लग गया और ये बोल सकते हैं कि जुलाई 1858 आते आते या उतना तक जाकर के भारत में उपनिवेश का जो कंट्रोल था वो वापस फिर से आ पाया। जब हम फेलुअर की बात करते हैं, किस कारण से यह क्रांति कुचल दिया गया, खत्म हो गया, तो उसमें कुछ बिंदुओं को लेते हैं। जैसे कि इस क्रांति में ये जो क्रांति थी लोकलाइज थी और ये इसका ऑर्गेनाइजेशन या पूरी तरह से प्लान्ड वे में इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। 1857 की क्रांति को देखें तो जब हम मैप में देखते हैं तो मुख्यतः आपको छुटपुट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका और छुटपुट मतलब मेन जो है बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में डोमिनेशन रहा। और इसमें जो है जमींदार हो गए, किसान हो गए, राजाओं ने भाग लिया। जब बात की जाए संसाधन की या क्रांति को कुचलने के लिए जो रिसोर्स संसाधन की जरूरत थी या लड़ने के लिए जो रिसोर्स चाहिए था वो भारतीयों के पास कम था एज कंपेयर टू ब्रिटिश क्राउन या ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वेपन्स की क्वालिटी अच्छी थी, हाईटेक थे। इसके कारण वो बड़े आसानी से इन जगहों को वापस उन्होंने जो जीते गए जगह थे उस पे वापस कंट्रोल कर पाए। ये जो व्यवस्था थी वो देखे तो मुख्यतः सामंतवादी व्यवस्था के आसपास घूमता है। अगर सामंत या जमींदारों को जो हमारे कारणों में हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मुख्यतः मुख्यतः जमींदारों के ऊपर जो टैक्स का बर्डन था
उसके कारण उन्होंने ये रिवोल्ट किया, क्योंकि उनके हाथ से उनकी जमींदारी भी एक तरीके से जली जा रही थी। उनका खेत, कई बार तो ऐसा हो रहा था कि टैक्स पे करने के चक्कर में उन्हें उन्हें जो है वो अपनी जमीन तक बेचना पड़ रहा था। तो इसके कारण वो नाराज थे, और ये कारण था जिसके कारण उन्होंने आंदोलन किया। तो मुख्यतः ये जो रिवोल्ट है फ्यूडल कैरेक्टर का था। अगर राजाओं की बात की जाए तो उनके पास जो मिलिट्री थी उसकी तुलना में ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री और ट्रेनिंग जो है ये थी, उनकी क्वालिटी एज कंपेयर टू लोकल लीडर्स काफी अच्छे थे। जब हम इस क्रांति की बात करते हैं तो उसमें कई राजाओं ने पार्ट नहीं लिया, और ये जो है उस मतलब एक गिने चुने राजाओं ने पार्ट लिया, जमींदारों ने पार्ट लिया। इसके कारण से ये लंबा नहीं खींचा, और उसके कारण से अंत में ये को चल दिया। अब चलते हैं हम इम्पैक्ट की ओर। क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय शासन या भारत पे जो कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, कंपनी के पास था, वो सीधे जो है अब क्वीन के पास, रानी के हाथों में चला गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो हमने यह देखा कि आर्मी के द्वारा जो ये रिवोल्ट लड़ा गया उसमें मुख्यतः बिहार, अवध या और यूपी और मध्य प्रदेश, और उससे उसके मतलब एक तरीके से इन जगहों के सैनिक थे, सिपाही थे, जिन्होंने क्रांति में पार्ट लिया। तो ऐसे में उनकी संख्या को किया गया, और उसके जगह पे उनके जगह पे एज अ रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो सिख, गोरखा और पठान जो रेजिमेंट है उनको आगे बढ़ाया गया, उनकी संख्या उसमें बढ़ाई गई आर्मी में। 1857 की क्रांति में जो मुख्य प्रतिनिधि था या हेड लीडर था, वो मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह सेकंड था। और जब कुचलने की बारी आई तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो है ना सबसे हेड को या सुप्रीम को आपने कंट्रोल कर लिया या उससे हरा दिया, तो उसके नीचे वाले जो हैं धीरे धीरे करके पस्त हो जाएंगे। तो अगर देखें तो दिल्ली पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ, पहला पॉइंट। उसके बाद उन्होंने अ, बहादुर शाह जफर को पकड़ा, उसके बाद उसके बच्चों को मार दिया, उसे रंगून शिफ्ट कर दिया गया, और एक तरीके से जो है मुगल शासन का खात्मा था, और उसके जगह पे ब्रिटिश क्राउन की स्थापना की। तो तीसरे पॉइंट में ये था। चौथे पॉइंट को देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो था उसमें काफी हार्श रूल था, जिसके कारण इंडियंस जो थे वो ज्यादा संख्या में पार्ट नहीं ले सकते थे। रूल एंड रेगुलेशन काफी टफ था, या काफी हार्ड रखा गया।
तो उसको डील करने के लिए उसको थोड़ा लाइट किया गया, और अब जो है 1857 के बाद की बात हो रही है। अब जो है वो इंडियंस की संख्या को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बढ़ा दिया गया। पांचवा पॉइंट, 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान ने एक साथ मिलकर के लड़े, और जिसके कारण, और इसमें भी स्पेशली मुसलमान राजा हो गए, काफी सारे सैनिक हो गए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नागवार था कि सभी लोग एक साथ कैसे हो गए। तो इस कारण से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और उस पॉलिसी के तहत इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांट करके रख दिया, और उसका जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया के रूप में आपको देखने को मिलेगा 1947। एक तरीके से देश को पूरी तरह से अलग कर दिया, और धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम। छठा पॉइंट है, आर्थिक रूप से दोहन जो है, या एक्सप्लॉइटेशन जो है, वो जारी रहा। इसका रूप थोड़ा सा बदल। सेवेंथ पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो पोस्ट था, उसके जगह उसका नाम चेंज करके, उसका टाइटल चेंज करके उसका उसको वाइसराय किया गया, और जो कि प्रतिनिधित्व करता था ब्रिटिश क्राउन को, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखें तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग थे, और पहले वॉइसरॉय वो भी बेंटिंग। आठवां पॉइंट, रिलीजियस फ्रीडम दी गई, और साथ में यह कहा गया कि धार्मिक मामलों में कंपनी जो है, सॉरी, क्वीन जो है, और ब्रिटिश सरकार जो है वो इंटरफेयर नहीं करे। नाइन्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें एक एश्योर किया गया राजाओं और राजकुमारों को कि उनका जो प्रांत है, क्षेत्र है, एरिया है, स्टेट है, उसको जीतने की कोशिश नहीं की जाएगी, और उनको जो है राइट टू एडॉप्शन, गोद लेने की प्रथा, उसके लिए ओके किया गया। तो हमने जो है 1857 की क्रांति का पार्ट थर्ड को क्लियर कर लिया। ये पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।